नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रमुख त्यौहार और उनको मेले से जो संबंधित प्रश्न आते हैं, आज उनके बारे में विशेष डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न इसमें से जो है। और उससे पहले हम बता दें कि जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उनसे उनके लिए विशेष टॉपिक रहेगा त्यौहार और मेले, क्योंकि हर पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं और उनके मिलान स्थल भी आते हैं। और पुलिस भर्ती के स्टूडेंट को बता दें कि उनकी जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है तेज़ी से चल रही है और शायद जून या जुलाई में फ़िलहाल एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं हम प्रमुख टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश मेले और त्योहारों का। तो जैसे बात करते हैं कुंभ और अर्धकुंभ मेले के बारे में। तो ये विशेष प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में, और ये 4 जगह पे लगता है कुंभ मेला। तो इसमें हम बात करें कुंभ का आयोजन प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे होता है, और उक्त तीनों नदियों के संगम पर महाकुंभ मेले के बीच छठे वर्ष अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। जो महाकुंभ होता है ये आपको बता दें ये 12 साल में होता है, और जो अर्धकुंभ, अर्ध मतलब आधा होता है, तो अर्धकुंभ जो होता है 6 साल में होता है। ठीक। और बात करें इसमें और अन्य तथ्य, तो 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को में कब शामिल हुआ कुंभ मेला? तो 2017 में, याद रखिएगा। प्रश्न इसमें से इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करें, नेक्स्ट है कंपिल मेला। तो कंपिल मेला कहाँ से संबंधित है तो इसके बारे में बता दी। तो यह एक जैन मेला है, ठीक। और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासगंज तहसील में काम्पिल गाँव में किया जाता है। कासगंज का पुराना नाम काम्पिल था और यहीं से अमीर खुसरो का संबंध है एटा जिले से, ठीक। और यह शहर 13वें तीर्थकर ब्राह्मण विमल नाथ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यह मार्च में गंगा नदी के तट पर आयोजित होने वाला 5 दिवसीय मेला। अगर पूछ ले कि यह जो काम्पिल मेला है ये कितने दिन तक चलता है, तो यह 5 दिन चलता है। और कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है कासगंज एटा में। और पूछे कि किस नदी के किनारे लगता है, तो मार्च महीने में लगता है गंगा नदी के किनारे, ठीक, याद रखिएगा। और आगे बात करें रामलीला की। तो रामलीला के बारे में बता दें तो रामलीला जो है महान संत तुलसीदास के पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस पर आधारित भगवान राम की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। और जन्माष्टमी मेला मथुरा, इसके बारे में बता दें तो कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे केवल जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी अष्टमी के नाम से जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू मेला है जो विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है, ठीक। और बात करें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और कौन कौन से, तो बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है, और कैलाश मेला ये भी आगरा में आयोजित किया जाता है, ठीक। और आगे बात करें राम बारात, ये भी आगरा में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में होता है। गंगा महोत्सव जो है वाराणसी में लगता है, और बरसाना होली ये मथुरा में आयोजित होता है। अब बात करें नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के में संगीत, तो दरबारी संगीत है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बांदा और दातिया आदि में संरक्षण मिला है। दूसरी भक्ति पंथ से उभरी धार्मिक परंपरा थी जो मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे केंद्रों में फली फूली। उत्तर प्रदेश के शासकों और संगीतकारों ने हिंदुस्तानी संगीत की समृद्धि में योगदान दिया। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में बता दें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है। इसे वीणा, सितार और सरोद जैसे वाद्य यंत्रों पर बजाया जाता है, ठीक। और आगे बात करें, हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा जमुनी तहजीब उपमहाद्वीप में फारसी अरबी कला के महान प्रभाव का काल हुई थी। और इसके बारे में बता दें तो यह संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा को फारसी संगीत ज्ञान के साथ जोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप घराना संगीत शिक्षा प्रणाली की एक अनूठी परंपरा बनती है। और आगे बात करें इसमें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों ने को कला में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आगे बात करें 20वीं सदी में जयपुर, आगरा और ग्वालियर जैसे छोटे रियासती शहरों में हिंदुस्तानी संगीत को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उपमहाद्वीप के बाहर हिंदुस्तानी संगीत के कुछ सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में 21वीं सदी की शुरुआत में रविशंकर, अली अकबर खान और बिस्मिल्लाह खां शामिल थे, ठीक। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी प्रमुख जो शैलियाँ हैं ध्रुपद, ख्याल और तराना है, ठीक। शास्त्रीय रूपों में धमार, त्रिवद, चैती, कजरी, ठप्पा, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन शामिल हैं। ये शास्त्रीय संगीत के कठोर नियमों का पालन नहीं करते हैं।
आगे बात करें ध्रुपद से कौन कौन सा संबंधित है, तो प्रमुख जो शैलियाँ हैं उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनका मिलान करने के लिए आ जाता है। तो ध्रुपद गायन की एक पुरानी शैली है जिससे पारंपरिक रूप से पुरुष गायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे तंबूरा और पखावज वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत होता है। और तानसेन एक महान भारतीय संगीतकार जो ध्रुपद शैली में गाते थे। धमार ध्रुपद का एक हल्का रूप है जो मुख्य रूप से होली के वसंत उत्सव के दौरान गाया जाता है। ध्रुपद के प्रमुख घराने दगारी, दरभंगी, बेतिया और तलवंडी घराने। बेतिया ये बिहार में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में। ख्याल के बारे में बताएं जो ख्याल संगीत स्वर संगीत एक आधुनिक भारतीय रूप है। ख्याल शाब्दिक अर्थ विचार या कल्पना एक पारसी अरबी शब्द से लिया गया है। और ख्याल के अलंकरण की विविधता ध्रुपद की तुलना में अधिक है। ठीक, और इसके बारे में बता दें तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी दरबारी संगीतकारों सदारंग, अदारंग और मनारंग के माध्यम से इस शैली को लोकप्रिय बनाया था। ठीक, और ख्याल के प्रमुख जो घराने हैं ग्वालियर की राना, पटियाला और आगरा घराना है। और ठुमरी गायिका से संबंधित बता दें तो प्रसिद्ध ठुमरी है। और ठुमरी एक अर्थशास्त्रीय गायन है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। और गीत मुख्य रूप से पुरानी अधिक ग्रामीण हिंदी बोलियाँ जैसे ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में है। कवर किए गए विषय आमतौर पर रोमांचक होते हैं, माधुर्य राग के बजाय गीत को अधिक महत्व देते हैं और संगीत की कहानी कहने के गुणों को लाते हैं। तो ठुमरी के प्रमुख घराने बता दें तो ठुमरी के प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला है। गज़ल के बारे में बता दें तो गज़ल मुगल शासन के दौरान फारसी गज़ल उर्दू भाषा में सबसे आम काव्य रूप बन गई। इसे मीर तकी, मीर गालिब, दाग जौक और सौदा जैसे शास्त्रीय कवियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। अमीर खुसरो गज़ल बनाने की कला के पहले प्रतिपादकों में से एक हैं। और गज़ल से जुड़े कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति बता दें तो मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, रूमी 13वीं सदी और हाफिज़ 14वीं सदी के। और हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े घराने कौन कौन से, तो आगरा घराना है। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो कृष्ण और सूरदास, रसखान और अन्य संतों की भक्ति भूमि थी। सुजान सिंह संगीत के आगरा घराने के संस्थापक थे। उन्होंने अपने रागों से 700 ध्रुपद गीतों की रचना की थी। बनारस घराने की बता दें तो बनारस की ठुमरी की आमतौर पर बोल बनवा ठुमरी को समकक्ष माना जाता है। इस प्रकार ठुमरी में पाठ के शब्दों को संगीत अलंकारों से सजाया जाता ताकि पाठ का अर्थ प्रकट हो सके। लखनऊ घराने के बारे में बताएं तो घराना सुकुमारता और जटिल अलंकरणों को से भरपूर ठुमरी प्रस्तुत करता है। बनारस की ठुमरी की तुलना में लखनऊ संस्करण या व्याख्या अपनी कामुकता में अधिक स्पष्ट है। यूपी में नृत्य कौन कौन थे, तो कथक नृत्य को आता है ना, प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व दौरान उत्तर भारत में हुई। कथक में हाथों और पैरों की जटिल आकृति और चेहरे के भाव शामिल है। कथक की उत्पत्ति हिंदू मंदिरों में हिंदू धर्म ग्रंथों महाभारत और रामायण की महाकाव्य कहानियों को चित्रित करने के लिए एक कहानी कहने के उपकरण के रूप में हुई थी। पूजनीय कहानी कहने में सहायता के लिए कविता की लयबद्ध गति के साथ जोड़ा जाता था। और कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा जाता है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई, जैसे जयपुर, बनारस और लखनऊ। ये घराने थे। बनारस घराना क्या है, तो बनारस घराना परंपरागत रूप से सबसे पुराना घराना। पूछ लेते हैं कि सबसे पुराना घराना कौन सा, बनारस घराना। और जानकी प्रसाद ने बनारस घराने का विकास किया, ये भी याद रखना। सितार देवी इस घराने के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। आज इसका नेतृत्व उनकी बेटी जयंती माला और गोपीचंद कर रहे हैं। ठीक, और लखनऊ घराने की बात करें तो लखनऊ के वाजिद अली शाह एक मध्यकालीन शासक जिसने कथक के विकास में काफ़ी योगदान दिया। उनके दरबार में कथक की एक शैली उभरी जिसे आज लखनऊ घराना कहते थे। और इस घराने की असली पहचान बनाने का श्रेय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज 1938 से 2022 को दिया जाता है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर कथक की पारंपरिक विधा को सार्थक बनाया है। अन्य प्रतिपादक की बता दें तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज और सोवाना नारायण ये प्रमुख लखनऊ घराने से संबंधित है। और इनकी जो कलाकृति हैं इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और मिलान करने के लिए आते हैं। तो याद रखिए कौन सा कलाकार किस घराने से संबंधित है और उनकी कलाकृति क्या थी, किससे संबंधित, किस घराने थे, तो याद रखिएगा ये सब पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें आगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, तो नौटंकी सबसे प्रसिद्ध है। यूपी का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में कहानी को मंच पर अभिनेताओं द्वारा गीतात्मक रूप से सुनाया जाता है जो साथ में नृत्य भी करते हैं। और कानपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, रामलीला एक कला रूप में है जो भगवान राम के जीवन से संबंधित है और इसमें नृत्य और थिएटर प्रदर्शन शामिल है।
ब्रज रासलीला भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। चरकुला राज्य का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य को करते समय एक महिला नर्तक अपने सिर पर जलते हुए 108 दीपक जलते और पिंजरे को संतुलित करते नृत्य करती है। 108 दीपक जलाती थी। तो ये चरकुला है। चरकुला रसिया राज्य के ब्रज क्षेत्र से मूल कला है ये। और आगे बात करें रसिया की चित्रण शैली, तो देखो रसिया की चित्रण राधा और श्री कृष्ण का प्रेम है। कजरी नृत्य यूपी में काफ़ी लोकप्रिय है। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ की जाती कजरी नृत्य का आगमन होता है। विवाहित बेटियां झूले पर झूलने के साथ ससुराल से अपने माता पिता के पास लौट आती हैं। और छपेली नृत्य में नर्तक एकता मिलन की सुखद यादों को अलगाव के मार्मिक क्षणों का वर्णन करते हैं। और नर्तकों की संख्या को कोई सीमा नहीं है। गाने आमतौर पर प्रेम गीत होते हैं। और उत्तर प्रदेश की भाषा एवं साहित्य के बारे में बता दें तो ये है, देखो उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश की सीमा देखो नेपाल से लगती है। नेपाल के बाद चीन आता है। अवधि ये एरिया आपको हम बता दें। देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा एरिया है किससे संबंधित ना। एक मिनट में और थोड़ा जूम कर दूँ ना, तो ये देखो ये जो एरिया है ये अवधी भाषा यहाँ पे प्रचलित है, लखनऊ के एरिया, ठीक। और उसके बाद बात करें तो हिंदी के लिए ये इधर पड़ेगा, ये हिंदी का एरिया इधर का, ठीक। और इधर है बुंदेली, ये बुंदेलखंड का एरिया है, ठीक। ललितपुर वगैरह ये पड़ेगा इधर नीचे, झांसी वगैरह ना। और ये ब्रज भाषा ये मथुरा वगैरह पड़ेगा इधर। और ये उर्दू का एरिया इधर उर्दू और जौनसोई ये इधर पड़ेगा सहारनपुर की तरफ, ठीक, बिजनौर वगैरह ना। और ये भोजपुरी ये है इधर मऊ और बलिया का एरिया है जो बिहार से सटा हुआ है, इधर भोजपुरी बोली जाती है ना। तो ये थे कुछ, ये ज़िला जो है ना ललितपुर है, एकमात्र ऐसा जो झांसी से अपनी सीमा साझा करता, ठीक। और आगे बता दें तो ये सारे उत्तर प्रदेश के उर्दू गढ़ रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो महत्वपूर्ण रचनाएं बता दें तो बीजक कबीरदास की, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है, हर्षचरित्र कादम्बरी बाणभट्ट की है, मयूर शतकम मयूरा की है, और महावीर चरित्र उत्तराम चरित्र एवं मालती महोदय भभूत के है, और काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। और इसमें बात करें वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नीला देवी, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गमन भूमि, रंगभूर, गोदन गमन, से वसदन, मुंशी प्रेमचंद की। अतीत के चल से पथ के साथी, गिल्लू, नीरजा, संसार, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और उर्दू शायरी के क्षेत्र में फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, अकबर प्रयागराज, मजाज लखनवी, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, शकील बदायनी बनायु के, और निदा फाजनी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की सूची में प्रमुख इनके नाम है, ठीक। और तो ये थे आज के हमारे प्रमुख प्रश्न, और उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने आपको सारी जानकारी बता ही दी थी पहले वीडियो में। तो ये तो खादर बांगस हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं इसका एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो अगला हमारा टॉपिक कल देख के हम बताएंगे। ये सारा एरिया तो जो पढ़ा लाल मिट्टी का, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, पहले से वीडियो में इंक्लूड है, देख लीजिएगा आप। तो तब तक के लिए बाय। सभी अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ चुका है, और अब सूचनाएँ कुछ उजागर हो रहे हैं कि एग्ज़ाम शायद जून या जुलाई में 100% उत्तर प्रदेश का होने वाला है पुलिस वाला, ठीक। तो बाय, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।